ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। आइए अब हम एक और एग्जांपल को देखते हैं pointer4.cpp, जिसमें करैक्टर पॉइंटर डिक्लेयर करवाया गया है और उसमें वही कार्य किया गया है जो हमने नेम एरे डिक्लेयर करवा कर किया था। इसमें लेफ्ट साइड का एग्जांपल पहले देखेंगे। देखें, इसमें हमने करैक्टर नेम लिया है जो 20 करैक्टर का है। इसमें हम नाम स्टोर करवा सकते हैं। इसमें जो वैल्यू करैक्टर्स के रूप में स्टोर की जा सकती है वो 20 करैक्टर्स तक की जा सकती है। उसके पश्चात स्टोर की गई वैल्यू को प्रिंट करवा दिया जाता है। इसी प्रोग्राम को हम pointer4.cpp से समझते हैं। यहाँ पे यदि आप देखें तो आपके पास करैक्टर पॉइंटर अवेलेबल है नेम के रूप में। यहाँ पे हम एंटर योर नेम फिर से सेम मैसेज प्रिंट करवाते हैं और सी इन के साथ इनपुट दी गई वैल्यू को नेम में स्टोर करते हैं और फिर से उन्हें प्रिंट करवाते हैं। दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है, केवल फर्क है यहाँ पे हमने करैक्टर एरे लिया है और यहाँ पे करैक्टर पॉइंटर का इस्तेमाल किया है। पॉइंटर का इस प्रोग्राम में लाभ ये है कि जब हम करैक्टर के साथ ये प्रोग्राम बनाते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम 20 करैक्टर स्टोर करने की क्षमता रहती है, जबकि पॉइंटर के साथ प्रयोग करते हुए हम नंबर ऑफ करैक्टर्स अपनी इच्छा अनुसार जितने चाहे उतने दे सकते हैं। यदि कम दिए जाएंगे करैक्टर्स तो उतनी ही मेमोरी इस्तेमाल की जाएगी, ज्यादा दिए जाएंगे तो ज्यादा। इसमें ऐसा नहीं था। इसमें 5 करैक्टर अगर यूज किए गए हैं तो बाकी 15 करैक्टर का स्पेस फ्री रहेगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इस प्रकार यदि आपको 20 से ज्यादा करैक्टर्स की आवश्यकता है तो फिर ये प्रोग्राम में आपके पास एक्सेप्शनल एरर्स अवेलेबल हो जाएंगे, जबकि इस प्रोग्राम में आपके पास 20 से ज्यादा करैक्टर्स को भी स्टोर कर सकते हैं आप, क्योंकि हमारे पास यहाँ करैक्टर पॉइंटर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे हमारे पास दोनों हेडर फाइल्स, उसके पश्चात void main फंक्शन के अंतर्गत करैक्टर नेम को डिक्लेयर किया गया है जो कि एक पॉइंटर है। उस नेम के लिए एंटर योर नेम मैसेज प्रिंट करवाया गया है। फिर यूजर के द्वारा दिए गए नाम को सीन के द्वारा नेम पॉइंटर में स्टोर कर दिया गया है। फाइनली उस नाम को हमने यहाँ प्रिंट करवाया है। कंट्रोल F9 के साथ इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखिए, जैसे ही नाम देता हूं सेम नाम मेरे पास प्रिंट हो जाता है। फिर से कंट्रोल F9। देखिए, यहाँ पे भी वही समस्या है जो हमारे साथ पहले करैक्टर एरे में हमारे पास समस्या थी कि स्पेस से पहले वाला नाम ही लिया गया है और इस कारण हम यहाँ पे स्पेस आने से पहले वाले करैक्टर्स को ही नेम पॉइंटर में स्टोर कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त एक और बात यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो यहाँ पे 20 करैक्टर से ज्यादा भी दे सकते हैं और देखिए, और इस प्रकार हम पॉइंटर एरे का प्रयोग जितने चाहे उतने नंबर ऑफ करैक्टर स्टोर करने के लिए कर सकते हैं यदि हम स्पेस ना दे तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि pointer4.cpp में यदि हमें काफी सारे करैक्टर्स को स्टोर करना है तो उसके लिए हम करैक्टर पॉइंटर का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें किसी भी तरह की नंबर ऑफ करैक्टर्स की लिमिट अवेलेबल नहीं है और स्पेस का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है इसमें। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है स्ट्रक्चर के रूप में। इस सेक्शन में हम C++ में स्ट्रक्चर का प्रयोग करना सीखेंगे और स्ट्रक्चर किस प्रकार कार्य करते हैं इसकी जानकारी हम लेंगे। सबसे पहले हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं स्ट्रक्चर है क्या C++ में। यदि हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जिस प्रकार हमारे पास एरेज अवेलेबल थे जो कि एक ही डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करते थे, स्ट्रक्चर्स की परिभाषा के अनुसार स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स को इकट्ठा किया जा सकता है। अर्थात स्ट्रक्चर इज ए सेट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ये डिफरेंट डेटा टाइप्स बिल्कुल अलग अलग रहते हैं। कोई वेरिएबल इंटीजर का, कोई कैरेक्टर का और कोई फ्लोट का भी शामिल किया जा सकता है। प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स के अंतर्गत हमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर की काफी आवश्यकता रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमें स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो स्टूडेंट के डेटा का जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हमें एक स्थान पर स्टोर करना होता है, जैसे उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसके मार्क्स, उसकी फीस। इस प्रकार से जो डेटा रहता है स्टूडेंट से रिलेटेड उसको अलग यूनिट में बांध दिया जाता है, जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो नाम अलग डेटा टाइप से रिलेटेड है, रोल नंबर अलग डेटा टाइप, मार्क्स अलग और इसी तरह से फीस अलग डेटा टाइप से रिलेटेड वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे एग्जांपल के अनुसार जैसे हमारे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर दिया गया है इस तरफ, इसमें हमने 3 वेरिएबल शामिल किए हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। ये तीनों वेरिएबल्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम हमने यहाँ पे स्टूडेंट रख दिया है। अब यदि इसको C++ के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस तरफ हम देखते हैं राइट हैंड साइड बॉक्स में C++ में इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का प्रयोग करते हैं, उसके साथ स्ट्रक्चर का नाम जैसे स्टूडेंट, उसके पश्चात उसका ब्लॉक डिफाइन किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर से लेकर नीचे ब्रैकेट क्लोज करने तक ये ब्लॉक है,
जिसमें हम उन सभी वेरिएबल्स को शामिल करते हैं जो इस स्ट्रक्चर का भाग है। और वेरिएबल्स जो बनाए जाते हैं वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग रिलेटेड डेटा के अनुसार बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे इंटीजर रोल नंबर, कैरेक्टर नेम और फ्लोट मार्क्स, तीनों वेरिएबल्स अलग अलग डेटा टाइप के हैं लेकिन स्टूडेंट से रिलेटेड हैं, अर्थात किसी स्टूडेंट के डेटा से रिलेटेड है यहाँ पे। इस प्रकार हम अलग अलग तरह की डेटा टाइप को एक स्ट्रक्चर के ब्लॉक में शामिल कर सकते हैं। अब इसकी परिभाषा को यदि हम दोबारा देखें तो स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट डेटा टाइप एंड यूज्ड टू स्टोर रिलेटेड डेटा। तो एक स्ट्रक्चर में अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं जिनका मुख्य कार्य रिलेटेड डेटा को स्टोर करना होता है। इस एग्जांपल को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। आप अपने द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ स्टूडेंट स्ट्रक्चर है, इसके मैं वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ उदाहरण के तौर पे नीचे यहाँ देखें स्टूडेंट S1, S2, S3, ये तीनों वेरिएबल्स हैं जो कि स्टूडेंट डेटा टाइप अर्थात स्टूडेंट स्ट्रक्चर से बने हैं। ये तीनों वेरिएबल्स S1, S2 और S3 हमारे स्टूडेंट स्ट्रक्चर में दिए गए डेटा वेरिएबल्स को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि S1 में हम अलग डेटा स्टोर कर सकते हैं, अलग रोल नंबर, अलग नाम, अलग मार्क्स। इसी प्रकार से S2 में अलग रोल नंबर, अलग नाम और अलग मार्क्स। इसी तरह से S3 में इस प्रकार हम स्ट्रक्चर के जितने चाहे उतने वेरिएबल बना सकते हैं और उन सब में अलग अलग डेटा स्टोर कर सकते हैं इन वेरिएबल्स में। यहाँ देखिए हमारे पास struct1.cpp के रूप में एग्जाम्पल उपलब्ध है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले इस प्रोग्राम में दोनों हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया गया है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम struct कीवर्ड का प्रयोग करते हैं, साथ में स्ट्रक्चर का नाम जैसे स्टूडेंट। फिर ब्लॉक ओपन करते हैं स्ट्रक्चर का ताकि हम वेरिएबल्स को शामिल कर पाएं जिनके आधार पे स्ट्रक्चर्स बनाना है हमें। फाइनली नीचे देखें तो हमने ये स्ट्रक्चर बंद किया है क्लोजिंग करली ब्रैकेट के साथ। उसके साथ ही हमने तीन वेरिएबल्स इसमें शामिल किए हैं, इंटीजर रोल नंबर, कैरेक्टर नेम जो 20 कैरेक्टर को स्टोर करेगा, कैरेक्टर नेम और फ्लोट मार्क्स। क्योंकि हमने इन तीनों वेरिएबल्स को स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंतर्गत एक यूनिट में बांध दिया है तो इस प्रकार ये तीनों इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल कहलाएंगे, इस स्ट्रक्चर के एलिमेंट कहलाएंगे। इस स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए नीचे सेमीकोलन है। जब भी आप स्ट्रक्चर का ब्लॉक क्लोज करते हैं करली ब्रैकेट से तो आपको सेमीकोलन यहाँ देना जरूरी रहता है। इसके पश्चात वॉइड मेन में हम आकर इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना सीखते हैं। स्ट्रक्चर का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर से वेरिएबल क्रिएट करें, जैसे स्टूडेंट से S1। अब मैं S1 में डेटा स्टोर कर सकता हूं। इसके लिए देखें यहाँ एक मैसेज प्रिंट करवा दिया गया है, एंटर योर रोल नंबर। जैसे ही यूजर कोई रोल नंबर एंटर करेगा Cin के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, S1 के रोल नंबर में स्टोर कर दिया जाएगा जो डेटा यूजर के द्वारा इनपुट किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि S1 अब एक वेरिएबल है जिसमें इन तीनों वेरिएबल्स को रेफर किया जा सकता है और डेटा स्टोर किया जा सकता है। इसी तरह से S1.name और S1.marks के लिए भी डेटा स्टोर किया गया है। इस प्रकार हमने स्टूडेंट का एक वेरिएबल क्रिएट किया है S1। इसको हम पहले प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं। यहाँ यदि आप देखें तो फिर से हम यहाँ ऊपर की तरफ देखते हैं दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई हैं। स्ट्रक्चर डिफाइन किया गया है यहाँ पे स्टूडेंट, जिसके अंतर्गत तीन वेरिएबल्स हमने लिए हैं, रोल नंबर, नेम और मार्क्स। उसके पश्चात यहाँ पे वॉइड मेन में स्ट्रक्चर को प्रयोग किया गया है जिसमें स्टूडेंट डेटा टाइप अर्थात स्टूडेंट स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल S1, उसके पश्चात S1 में रोल नंबर, नेम और मार्क्स को स्टोर किया गया है। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करता हूँ कंट्रोल F9 से। आप देखेंगे आपके पास सबसे पहले रोल नंबर की जानकारी मांगी जा रही है। यहाँ मैं रोल नंबर एंटर कर देता हूँ, फिर नाम, उसके पश्चात मार्क्स। Alt F5 से यहाँ रिजल्ट देख लेता हूँ यहाँ पे मैं। अब देखें कि तीनों एलिमेंट्स को स्टोर करवा दिया गया है S1 वेरिएबल के द्वारा जो कि स्ट्रक्चर डेटा टाइप स्टूडेंट का है। इस प्रकार हमने स्टूडेंट सबसे पहले एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, उसके पश्चात एक वेरिएबल क्रिएट किया है और उसमें उससे रिलेटेड वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर की है।